भारत के सेंसस कमिश्नर ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भारत का जो 2027 का सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाली है, उसका आयोजन जल्द ही शुरू हो जाएगा और 2027 तक इस जनगणना को समाप्त कर लिया जाएगा। यानी कि 2027 के बाद भारत का जो है भारत की जनसंख्या का कंपोजिशन क्या है, वो आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आ जाएंगे। 2027 की जनगणना इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली थी, पर उस समय कोविड-19 महामारी की वजह से जनगणना का आयोजन नहीं हो पाया था। पर अब यहाँ पर लंबे समय के इंतजार के बाद भारत सरकार की तरफ से जनगणना को कंडक्ट किया जा रहा है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। इसी पूरे टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर बहुत सिंपल से है कि हमारे जो सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जनगणना 2027 का जो पहला चरण है, देखिए जनगणना में होते हैं आपके दो चरण। पहले चरण को कहा जाता है हाउस होल्ड ऑपरेशन, हाउस होल्ड लिस्टिंग ऑपरेशन। क्या कहा जाता है? हाउस होल्ड लिस्टिंग ऑपरेशन। और दूसरे चरण को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो ये जो दोनों चरण है, ये दोनों चरण 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें से जो आपका पहला चरण है, पहला चरण आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 को समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा आपका दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है वो बेसिकली आपका शुरू किया जाएगा फरवरी 2027 में और 2027 में ही दूसरा चरण जो है वो आपका समाप्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका पहला चरण है उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का प्रोविजन आपको मिलेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि सरकार आपको ये मौका दे रही है कि आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं। आपके घर फिर कोई व्यक्ति नहीं आएगा जानकारी लेने के लिए, आप ऑनलाइन ही जानकारी दे सकते हैं। तो इसको सेल्फ इन्यूमरेशन कहा जाता है। और जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का जो टाइम है वो 15 दिन पहले शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आपका मेन ऑपरेशन जो है या मेन काम जो है उसके शुरू होने से 15 दिन पहले आप ऑनलाइन अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी, कोई दोस्त, कोई प्रियजन जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको हमारे इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं या आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है इसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। कोर्स जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक, आप अपनी इच्छा के मुताबिक जो है कहीं से रहकर भी कितने भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं। एक अच्छी फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ये जो है आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटे की कक्षाएं मिलेंगी, पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा और भी तमाम जो सुविधाएं हैं इस पूरे कोर्स में मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह है कि कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में जो पूरा कोर्स है ये आपको मिल जाएगा। इसमें भी सबसे खास बात क्या है कि अगर आप दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो उसका जो कॉस्ट होगा उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो एक अच्छा मौका यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 8750187501। आप वहां पर मेरा कोड भी बता सकते हैं, मेरा नाम बता सकते हैं। आप अक्षय, आपको मेरा नाम पता है, AKSHAY। तो वहां पर आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ा जाए आगे और भारत की जनगणना के बारे में कुछ जो जरूरी बिंदु हैं उनको थोड़ा सा समझ लिया जाए। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो भारत में हमने देखा जनगणना का आयोजन मुख्यतः 2 चरणों में किया जाता है। एक होता है आपका मकान का सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग, और दूसरा होता है आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी कि जन की गणना यानी कि लोगों की गणना। अगर आप हाउस लिस्टिंग की बात करें तो हाउस लिस्टिंग में बेसिकली आपके घर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि आपका घर कैसा है, आपके घर का उपयोग किस तरीके से होता है, कौन सी सामग्री से बना है, पानी के बारे में, बिजली के बारे में। तो आपके घर से जुड़ी जो तमाम इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो सरकार एकत्र करती है। जो आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता है यानी कि जन की जो गणना होती है, लोगों का जो डेटा एकत्र होता है, उसमें लोगों की उम्र कितनी है, लोगों का जेंडर कैसा है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, इस तरीके के डेटा जो है वो एकत्र किए जाते हैं। हमने देखा जो आपकी जनगणना है इस बार सबसे विशेष इस वजह से होने वाली, 2 कारणों से विशेष है। सबसे पहला कारण इस वजह से विशेष है क्योंकि ये अब तक की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है, इस लिहाज से विशेष है। दूसरा विशेष इस लिहाज से है कि यहाँ पर पहली बार आपका जो कास्ट रिलेटेड डेटा है वो सरकार एकत्र करेगी। इससे पहले 1931 में सरकार की तरफ से कास्ट रिलेटेड डेटा एकत्र किया गया था और जारी किया गया था। तो अब यहाँ पर इस जनगणना को आप इस लिहाज से भी खास मान सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो रही है और 2027 में ये जो है आपका समाप्त हो जाएगा। 2027 तक सारा डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा।
जनगणना की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें खासतौर पर ये आपका 2027 वाली जनगणना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो आपका परिसीमन है, भारत में जो डिलिमिटेशन है, उसको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। 2026 के बाद का जो डेटा आने वाला था उसके आधार पर परिसीमन देखने को मिलता, लेकिन अब 2027 में जो डेटा आएगा उसके आधार पर उम्मीद है कि परिसीमन किया जा सकता है, डिलिमिटेशन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण से रिलेटेड कौन सा आपका संविधान संशोधन है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो आपका महिला आरक्षण है, 33% महिला आरक्षण है, कहां पर लागू होगा? लोकसभा में लागू होगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू होगा। याद रखना है आपको, राज्यसभा और आपका स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वहां पर कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। रिजर्वेशन कहां पर लागू होगा? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो 33% आरक्षण लागू होने वाला है वो आरक्षण भी इस 2027 की जनगणना के बाद ही लागू हो पाएगा। तो ये इस जनगणना की इंपॉर्टेंस हमने देखी। बाकी अगर आप जनगणना से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट देखें तो भारत में कानून है जिसका नाम है जनगणना अधिनियम 1948। एक नियम भी है जिसके माध्यम से भारत में जनगणना को गवर्न किया जाता है। जनगणना आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगी, आर्टिकल 246 में जो एंट्री 69 है वो जनगणना की बात करती है। भारत में जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे सेंसस कमिश्नर को दी गई है और सेंसस कमिश्नर हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जनगणना के बारे में याद रखने हैं। चलिए अंत में आपके लिए जनगणना से रिलेटेड एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि जनगणना भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय मंत्रालय और ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।